आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। 1 नवंबर 2016 से मोदी सरकार ने देश में नया कानून लागू किया है। बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई की। 25 दिसंबर को पीएम मोदी ने मन की बात में इस कानून का जिक्र किया। 26 दिसंबर को ईडी ने दिल्ली के करोल बाग में एक बैंक में मिले 2 अकाउंट से चौंकाने वाला खुलासा किया है। ये ऐसा अपरिपक्व फैसला ले लिया, अब ये इनके लिए गले की हड्डी बन गया। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं ये गलत है। जिस वक्त मायावती नोटबंदी को केंद्र के गले की हड्डी साबित करने में लगी थी, उल्टा ही अब ये इनके लिए गले की हड्डी बन गया। अब ये इनके लिए गले की हड्डी बन गया। उस वक्त ईडी करोड़ों की हेराफेरी का भंडाफोड़ करने के लिए कड़ियां जोड़ने में लगी थी। ईडी को छापेमारी के दौरान 2 ऐसे अकाउंट्स के बारे में पता चला जो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। नोटबंदी पर मायावती लगातार सरकार को घेरने में लगी थी, लेकिन शिकंजे में खुद मायावती के भाई आनंद कुमार फंस गए। पैसों का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कैसे हुआ है, लेन देन के बारे में सारी जानकारी के बारे में ईडी पता लगाने में जुटी है। ईडी की शुरुआती जांच में 1-2 लाख नहीं, पूरे 1 करोड़ 43 लाख का खुलासा हुआ है। कानून सबके लिए समान होता है, चाहे व्यक्ति हो, संगठन हो या राजनीतिक दल हो। लेकिन अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है। मायावती के भाई के अकाउंट में 1 करोड़ 43 लाख मिले तो बीएसपी के खाते में 104 करोड़ यानी 1 अरब 4 करोड़। कहां से आई इतनी बड़ी रकम? किसने जमा की इतनी बड़ी रकम? बीएसपी से होगा 104 करोड़ का हिसाब। बेनामी संपत्ति के खिलाफ हल्ला बोल। माया के आनंद पर ईडी का शिकंजा। प्रवर्तन निदेशालय ने जिन 2 खातों की जांच की उनमें से एक बीएसपी का था और दूसरा बीएसपी अध्यक्ष मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार का। ईडी की जांच में आनंद कुमार के पास करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने बेनामी संपत्ति के मामले में आनंद कुमार को नोटिस भेजा है। ईडी को शक है कि आनंद कुमार और बीएसपी के बैंक अकाउंट में करोड़ों की ब्लैक मनी नोटबंदी के बाद से जमा की गई। 11 महीने में 33 करोड़, 1 महीने में 71 करोड़, 1000 के नोट में 102 करोड़, 500 के नोट में बाकी के 2 करोड़। ये वो आंकड़ा है जो ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के करोल बाग के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के सिर्फ 2 खातों से खंगाले हैं। करोल बाग इलाके के यूनियन बैंक में ईडी ने छापेमारी की और ईडी को छापेमारी के दौरान 2 ऐसे अकाउंट्स के बारे में पता चला जो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। ईडी के इन आंकड़ों का शिकंजा इस बार किसी और पर नहीं बल्कि बीएसपी प्रमुख मायावती के भाई आनंद कुमार पर कसा है। ईडी की जांच में मायावती के भाई आनंद कुमार के बैंक खाते में 1 करोड़ 43 लाख रुपए मिले। इनमें से 18,98,000 रुपए नोटबंदी के बाद जमा किए गए हैं। नोटबंदी के फैसले के बाद मायावती एक ऐसी पार्टी थी और ऐसी सुप्रीमो थी जो लगातार नोटबंदी का विरोध कर रही थी। उनका कहना था कि ये गरीबों के लिए प्रहार है, प्रधानमंत्री गलत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बसपा के अकाउंट में 105 करोड़ रुपया है, ये सवालों के घेरे में और इस पूरे मामले में जांच शुरू हो गई है। ईडी की टीम नोटबंदी के बाद खातों में जमा हुई रकम की रूटीन जांच के लिए करोल बाग पहुंची थी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 2 खातों में नोटबंदी के बाद बड़ी रकम जमा होने का पता चला। ईडी ने जब खातों की जांच की तो एक खाता बीएसपी के नाम का था, दूसरा खाता बीएसपी प्रमुख मायावती के भाई का। ईडी की जांच में ये खुलासा हुआ है कि बीएसपी के बैंक अकाउंट में नोटबंदी के बाद 104 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। इसमें 102 करोड़ रुपए 1000 के नोटों के रूप में जमा कराए गए थे, जबकि बाकी के 2 करोड़ के नोट 500 के थे। 104 करोड़ की इस रकम में से 33 करोड़ रुपए जनवरी से नवंबर तक जमा हुए थे, जबकि बाकी रकम दिसंबर महीने में जमा हुई है। ईडी ने सारी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दिया है
और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इन पैसों का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कैसे हुआ है, इन लेन देन के बारे में सारी जानकारी के बारे में ईडी पता लगाने में जुटी है। इनकम टैक्स विभाग के पास राजनीतिक दलों को मिले डोनेशन की वैधता जांचने का अधिकार है। ईडी ने बैंक से खातों के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और सीसीटीवी फुटेज की भी मांग की है। बीएसपी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ईडी की ये कार्रवाई मोदी सरकार की मंशा को साफ कर देती है। पीएम मोदी ने मन की बात में सरकार के इरादों की झलक दी थी। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि राजनीतिक दलों को सब छूटछाट है, ये गलत है। कानून सबके लिए समान होता है, चाहे व्यक्ति हो, संगठन हो या राजनीतिक दल हो। हर किसी ने कानून का पालन करना ही होता है और करना ही पड़ेगा। महज 24 घंटों के भीतर ईडी ने मोदी सरकार के इरादों को हकीकत का जामा पहनाना शुरू कर दिया। मायावती आय से अधिक संपत्ति के मामले में पहले से ही आरोपी है और इस बार अपने भाई आनंद कुमार के कारण ईडी के शिकंजे में फंस गई हैं। आनंद कुमार के खिलाफ काफी पहले से वित्तीय लेन देन में अनियमितता के आरोप हैं। 30 दिसंबर 2011 को बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने सीबीआई में आनंद कुमार के खिलाफ शिकायत दी थी। किरीट सोमैया ने सीबीआई को आनंद कुमार की 300 फर्जी कंपनियों के दस्तावेज भी देने का दावा किया था। भ्रष्टाचार का पैसा, इस प्रकार की बोगस कंपनी, बोगस बेनामी बैंक अकाउंट, उसके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग करना, काले धन को इस प्रकार से पार्किंग बैंक और रियल एस्टेट में करना, ये 5 साल पहले ही मैंने खुलासा किया था। आयकर विभाग ने शुरुआती जांच के बाद जून 2013 में आनंद कुमार की 400 करोड़ की एफडी जब्त की थी, लेकिन नवंबर 2013 में एफडी को रिलीज कर दिया गया। आयकर विभाग ने आनंद कुमार के खिलाफ आयकर न देने के मामले में 5 याचिकाएं सुनवाई के लिए दोबारा सूचीबद्ध की हैं। आनंद कुमार के खिलाफ वित्तीय धांधली और टैक्स चोरी का आरोप लगाया गया है। आयकर विभाग की धारा 148 के तहत इस मामले में दोबारा सुनवाई के लिए भी लिस्ट जारी की गई है। इन शिकायतों में बीजेपी सांसद किरीट सोमैया और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र की भी शिकायत शामिल है। आयकर विभाग ने ये तमाम याचिकाएं कार्रवाई के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेज दी हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मिली रकम के स्रोत की जांच ईडी कर रही है। आयकर विभाग आनंद कुमार के खिलाफ मिली शिकायतों की एक साथ सुनवाई करने जा रहा है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिन बीएसपी के लिए कांटों भरे रह सकते हैं। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। मायावती के भाई आनंद कुमार को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। बेनामी संपत्ति को लेकर आनंद कुमार पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। आरजेडी ने इसे राजनीतिक दुर्भावना के तहत की गई कार्रवाई करार दिया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। देखिए, मैं तो सीधे बात कहता हूं, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, भाजपा अब ये चुनाव एक नए गठबंधन से लड़ रही है। तमाम जो सीबीआई, ईडी, एनआईए है, इनकम टैक्स है, ये सब इनकी कोalition पार्टनर है और अब आप ये राजनीतिक लड़ाई को इस प्रकार लड़ना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि भाजपा को ये सोचना चाहिए कि लड़ाइयां अपनी जगह, लेकिन संस्थाओं की विश्वसनीयता अगर खत्म हो गई तो मुल्क में कुछ नहीं। बहुजन समाज पार्टी में तो लिस्ट बहुत बड़ी है, क्योंकि जब वो सरकार में थे तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया नहीं। उनके यहाँ तो उन्हीं के दल से निकले हुए लोग आरोप लगाते रहे कि बिना पैसे के तो वहाँ टिकट भी नहीं होता। तो आखिर जब भ्रष्टाचार करेंगे तो आप किसी दल के नेता हों, जवाब तो देना होगा।